चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आप लोग जूनियर क्लासों में भी पढ़े होंगे। यहाँ एक नया शब्द जुड़ गया है कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट के साथ ज्योमेट्री जुटा हुआ है। ज्योमेट्री का अर्थ होता है, ज्योमेट्री का अर्थ आप लोग जानते होंगे, बनाए भी होंगे, देखे भी होंगे। जियोमेट्री, ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्री शब्द से बना है। जियो का अर्थ होता है शेप एंड मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। इस प्रकार ज्योमेट्री का अर्थ होता है शेप का मेजरमेंट, यानी आकार की माप। वह आकार कोई लाइन हो सकती है, रेखा हो सकती है, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है। इस प्रकार के माप को हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री के से हम तो मेजरमेंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको ज्योमेट्री के द्वारा मेजर करना आसान नहीं हो पाता है। उसको देखने के लिए, जैसे आप लोग अपनी कक्षा में बैठे हैं, हम कहें कि छठवें स्तंभ के दूसरी पंक्ति में कौन लड़का बैठा है, तो उसको हम ज्योमेट्री के द्वारा मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। छठवें कॉलम के दूसरे रो में लड़का कौन बैठा है, उसकी स्थिति जानने के लिए हम ज्योमेट्री का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ज्योमेट्री से नाप तोल करके नहीं कर सकते, उसकी माप नहीं ले सकते हैं। उसके लिए कोऑर्डिनेट, जिसका अर्थ होता है निर्देशांक, यानी निर्देश दे करके, निर्देश करके उसकी स्थिति की हम जानकारी लेते हैं। वहां पे निर्देशांक ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। हम कहें इसी तरह से क्लास में, टेबल पर या कहीं और किसी की स्थिति जानने के लिए, एकदम सटीक पॉइंट बैठने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की सहारा लेनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहारा लेना पड़ता है। अभी हमने बताया कि छठवें कॉलम के दूसरे रो में जो लड़का बैठा है वो कौन है, तो उसकी माप हम करेंगे कि कहाँ से कितना दूरी पर है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आते हैं तो हम उसकी स्थिति का सही निर्धारण कर लेते हैं। यदि लड़का यहाँ है तो इसकी स्थिति जानने के लिए हम दो रास्तों के द्वारा चलते हैं। कोई इधर से आकर के यहाँ से ऐसे घूम के पहुंच जाता है, और कोई यहाँ से आकर के इस रास्ते के द्वारा यहाँ पहुंच जाता है। यह तो अभी बात की बात होती है, लेकिन इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु, संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा, संख्या रेखा पर समान दूरी पर चिन्ह बने होते हैं, एक धन दिशा में और एक ऋण दिशा में। हम जहां बनाते हैं, हमारे दाएं तरफ धनात्मक दिशा होता है और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। राइट हैंड में पॉजिटिव टर्म्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और लेफ्ट हैंड में निगेटिव नंबर्स आते हैं। और जहां से पॉजिटिव और निगेटिव शुरू होते हैं, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, उसके बीच में शून्य होता है, जीरो। जीरो के बाद समान दूरी पर जो संख्याएं लिखी गई होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू अनंत पदों तक, इस तरह से संख्याएं एक निश्चित दूरी पर होती हैं। इसी तरह से निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, अनंत पदों तक, इनफाइनाइट। यह संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, अनंत पदों तक जाएंगी। यहां पर किसी संख्या की स्थिति निर्धारण करने के लिए, टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन वी रिक्वायर्ड ओनली वन इंफॉर्मेशन। नंबर लाइन पर किसी संख्या की स्थिति को जानने के लिए केवल एक सूचना की जरूरत होती है। यहाँ हम कहें कि चौथा बिंदु कहाँ है, तो हम कह देंगे 0 से, 0 से 4 बिंदु दाएं तरफ है। 4 पॉइंट राइट टर्न फ्रॉम 0, 4 पॉइंट राइट फ्रॉम 0, यानी 0 से 4 बिंदु दाएं पक्ष में है, दाएं तरफ है। इसी तरह से किसी दूसरे बिंदु का हम लेते हैं तो यहाँ से
उसकी स्थिति का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमको किसी प्लेन पर 2 डायमेंशनल फिगर का किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना होता है, तो वहाँ केवल एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना से नहीं होता है, वहाँ 2 सूचनाओं की जानकारी जरूरी होती है। आते हैं, यदि टू लोकेट a point, a number on number line, we required only one information, अर्थात संख्या रेखा पर किसी संख्या की स्थिति को जानने के लिए केवल एक सूचना की जरूरत होती है, एक जानकारी की जरूरत होती है। लेकिन यही बात जब प्लेन पे आती है तो टू लोकेट, यह जानकारी जरूरी है आप लोगों के लिए, टू लोकेट ए पॉइंट ऑन प्लेन वी रिक्वायर्ड टू इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, 2 स्वतंत्र सूचनाओं की जरूरत होती है। इसको जान लें, इसको लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि संख्या रेखा पर किसी संख्या की स्थिति को जानने के लिए केवल एक सूचना की जरूरत होती है, लेकिन प्लेन पर, समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए हमको 2 सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। बिना 2 सूचना के द्वारा हम इस प्लेन पर किसी बिंदु की स्थिति की जानकारी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ बिंदु है, इसको हमको प्राप्त करना है कि वह बिंदु है कहाँ। हम क्या करेंगे, तुरंत ड्रा करेंगे, एक संख्या रेखा ऐसे और एक संख्या रेखा ऐसे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं, इसको y डैश और इसको x डैश, x नाम दिया गया है। y डैश क्या है, यह एक्सिस है, और ये x डैश है, ये भी एक्सिस, ये भी अक्ष है। हिंदी में अक्ष कहेंगे, इंग्लिश में एक्सिस कहेंगे। जैसे संख्या रेखा इसको बनाया गया है, मध्य बिंदु से दाईं तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट निगेटिव, उसी तरह से मिड पॉइंट से इसमें भी जो हमारे ऊपर रहेगा वह पॉजिटिव रहेगा, धन दिशा है, y है, पॉजिटिव है, धन दिशा है। यहाँ से 0 से शुरू होते हैं नंबर, इस पे बनाना 0 1 2 3 4 अप टू so on, -1 -2 -3 -4 और टू so on। इस तरह से नंबर लाइन एक बनता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को y एक्सिस कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों लाइन को एक के ऊपर मर्ज कर दिया, एक दूसरे पर मिला दिया, और ऐसे मिलाया कि एक लाइन यह x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पर ऐसे मिले कि 0 0 दोनों का कटान हुआ, जिसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। 0 का 0 पे मिलान हुआ, 0 का 0 से मिलान हुआ, ऐसे हम इसको कर लेते हैं, इस बिंदु को देते हैं नाम। यही ओरिजिन पॉइंट है जिसका दोनों का निर्देशांक 0 हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम निर्देशांक लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो सबसे पहले एक्स अक्ष की वैल्यू लिखते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, यानी एक्स एक्सिस के पॉइंट को लिखते हैं। जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां 0 होगा, दोनों का 0 है, दोनों एक दूसरे काटे हैं, वहां दोनों का निर्देशांक 0 होगा। 0 इसलिए होगा कि यहां से दोनों अक्षों की दूरियां 0 है, वहां से अक्षों की दूरी है ही नहीं, दोनों अक्ष एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, उस बिंदु को पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। वहां से पॉइंट की शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, वह मूल बिंदु हुआ। यहां से
राइट में जब बढ़ते हैं तो यह बिंदु का निर्धारण +1 +2, तो यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, केवल 1 2 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाते हैं, वहां तक लिखेंगे जहां तक जरूरत होगी। ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। इसी तरह से ऊपर बढ़ते हैं वाई अक्ष का, इधर एक्स अक्ष का पॉजिटिव टर्म होता है और एक्स अक्ष के ऊपर वाई का पॉजिटिव टर्म होता है। यहाँ भी हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। लेफ्ट में बढ़ते हैं, एक्स अक्ष के लेफ्ट में निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। ये दूरियां समान दूरी पर होती हैं, इनमें डिफरेंट नहीं होता है। इसमें आते हैं वाई अक्ष के ऋण दिशा में, जिसको वाई डैश से डिनोट करते हैं -1 -2 -3 -4। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में चतुर्थांश। जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। चारों आपस में बराबर एंगल का बनाते हैं, यानी एक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि एक बिंदु पर या बिंदु पर यदि एक बार हम घूम जाते हैं ऐसे, तो 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन इसमें 4 बराबर भाग जब होंगे, 360 में जब हम 4 से भाग देंगे तो वह 90 डिग्री आएगा। यानी यहाँ 4 बराबर भागों में बांटे गए हैं, तो प्रत्येक 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश का होता है कोण। लेकिन इस चतुर्थांश में अब देखते हैं कि कहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव होती है, कहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कहाँ y की निगेटिव होती है। आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ओरिजिन बिंदु से दाएं तरफ जब बढ़ते हैं, ओरिजिन बिंदु से दाएं तरफ जब बढ़ते हैं तो दो चतुर्थांश, चतुर्थांश का नामकरण कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एक्स अक्ष की धन दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होता है, अर्थात यहां से यहां तक जब बढ़ते हैं तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको आते हैं यहां से तो ये सेकेंड, द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। उसी तरह से यह थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। इस प्रकार यह 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, चारों चतुर्थांश एंटी क्लॉकवाइज, एक्स अक्ष की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज इसका नामकरण होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की सुई चलती है वो क्लॉकवाइज, वो घड़ी की सुई भुक भुक वाली नहीं, जो सुई चलती है वह सुई ऐसे चलती है इधर से, इसकी दिशा ऐसी होती है। लेकिन मैंने नाम लिया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा हो गया तो इसका दिशा यह हो गया, यह एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। जबकि यह क्लॉकवाइज है। हमने एंटी क्लॉकवाइज कहा कि चतुर्थांश जो लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में उसको लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। आइए देखते हैं कि किसकी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है। हम वाई अक्ष के दाएं तरफ जाते हैं तो 2 चतुर्थांश मिलता है, पहला और चौथा। वाई अक्ष के दाएं तरफ एक्स एक्सिस है, दोनों में एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो हम लिखते हैं पहले हम चतुर्थांश में या निर्देशांक में लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तब वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं तब वाई की वैल्यू लिखते हैं। पहले एक्स की वैल्यू हमने दोनों में लिखी, यानी प्रथम और चतुर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर एक्स है। अब आइए एक्स एक्सिस से ऊपर देखिए वाई एक्सिस लिखा गया है, तो इधर एक्स एक्सिस से ऊपर जब हम बढ़ेंगे यहाँ से इस रेखा से ऊपर, तो उसमें वाई की पॉजिटिव होगी, यानी यहाँ पॉजिटिव वाई होगा और इधर एक बना लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव वाई होगा। पहला छोड़ दिए हैं, यहाँ देखिए दोनों छोड़ दिए हैं, यहाँ दूसरा छोड़ें। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष के दाएं तरफ दोनों चतुर्थांश में
एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स है तो एक्स अक्ष के ऊपर वाई अक्ष के दोनों दिशा में, यानी वाई अक्ष जिधर लिखा है उधर इसमें और इसमें फर्स्ट और सेकंड में वाई का पॉजिटिव होता, हमने वाई का पॉजिटिव कर दिया। और जहां बच रहा है वहां आप निगेटिव लिख दीजिए। देखिए निगेटिव, यानी यहाँ निगेटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा और ये निगेटिव। इस प्रकार हमारा चतुर्थांश का बंटवारा इस प्रकार होता है एक्स वाई में। प्रथम में देखिए दोनों पॉजिटिव हो गए, दूसरे में एक्स का माइनस होगा, वाई का पॉजिटिव होगा, तीसरे में दोनों निगेटिव होंगे क्योंकि तीसरे में कोई एक्सिस नहीं मिल रहा है, एक्सिस का पॉइंट नहीं मिल रहा पॉजिटिव वाला। यहाँ चले आइए फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। इस प्रकार चतुर्थांश का बंटवारा हमारा हो गया। इसी आधार पर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे चैप्टर में जो आपके किताब में दिया गया है। तो 3.1 में एक्सरसाइज में 2 सवाल है, आइए उसको देखते हैं। इसी क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अदर पर्सन। अर्थात एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कैसे बताएंगे उसकी स्थिति अभी हमने बताया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ही स्थिति का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ पे लैंप रखे हों, कोई कलम रखे हों, उस लैंप को कलम को एक पॉइंट मान लेंगे और पॉइंट मान करके ही यहाँ हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा मेज बना रहा हूँ, रफ डायग्राम। या मान लेते हैं कि यह मेज है, इस प्रकार मेरा मेज बना। यदि इस बिंदु पर लैंप है, लैंप की स्थिति यह है, इसकी स्थिति का निर्धारण करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेज या तो वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। यदि आयताकार मेज है और हमारी स्थिति यहाँ पर है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से मुझे देखना है, मैं यदि यहाँ बैठा हूँ तो मेज को हम अलग अलग हिस्सों को लिख लेते हैं। इसमें लंबाई होंगी, चौड़ाई होंगी। यह हमारे लेफ्ट हैंड का लॉन्ग लंबे वाली भुजा है, यानी लॉन्ग एज है। इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लॉन्ग एज, यानी बाएं हाथ की लंबी भुजा है। इसी के बराबर ये भी होगा। तो ये दाएं हाथ, यहां से जब हम देखेंगे तो ये दाएं में आएगा राइट हैंड लॉन्ग एज। हमारे दाएं हाथ की ये लंबी भुजा हो गई। इसी प्रकार ये नियरेस्ट, हमारे पास की नियरेस्ट शॉर्ट एज, इसी तरह से फॉरेस्ट शॉर्टेज। इस प्रकार चारों तरफ के मेज के चारों तरफ के भुजाओं की जानकारी हमको मिल गई। इस बिंदु का निर्धारण करना है। हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लॉन्ग एज से इसकी माप ले लेंगे। सपोज करिए कि यह 30 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर है, उसकी लंबवत माप लेंगे। फिर यहाँ से नियरेस्ट जो भुजा है, शॉर्ट एज है, यहाँ से माप ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यह 60 सेंटीमीटर है, यह 30 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु का जब हम निर्धारण करेंगे 30 60 30 या 60 या 60 30। अब जिसको हम एक्स अक्ष के, अब पता नहीं कि हम कौन सा एक्स अक्ष है कौन सा वाई अक्ष है, नहीं जानकारी है, तो हम इसके द्वारा निर्धारण करेंगे। या तो वह 30-60 बिंदु पर होगा 30-60, या इसकी स्थिति 60-30 होगी। इस तरह से हम मेज पर स्थित लैंप की स्थिति का निर्धारण करेंगे। उसको लिखेंगे कैसे?
पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप लिख लेंगे, यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप located at position of a table lamp located at 30 centimeter from left long edge and 60 centimeter nearest शॉर्ट एज। इस प्रकार टेबल लैंप की स्थिति का निर्धारण हो गया। बाएं भुजा से 30 सेंटीमीटर दूरी पर तथा पास वाली भुजा से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वह लैंप है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 चूंकि बड़ा है, एक मॉडल बनाना है, उसको मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों को कैसे बनाना है। कह रहा है कि ये सिटी है 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road streets by the single line. यह कह रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना 1 सेंटीमीटर और 200 का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करिए। एक मॉडल बनाना है, निरूपित करना है। उसके बाद से जगह जगह उसमें सड़कें मिलेंगी, चौराहा बनेगा। उन चौराहा पर 2 बिंदुओं को निर्धारित करना है। कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। हाँ, ये देखते बनाते हैं मॉडल। सपोज करिए यह 2 मुख्य सड़क है, जो अगर की 2 मुख्य सड़कें हैं। यदि यह नॉर्थ यह साउथ से प्रदर्शित किया जाए तो यह ईस्ट और यह वेस्ट होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर एक गली में जाने के लिए, जैसे शहरों में प्रॉपर्टी डीलर लोग जमीन खरीद करके बीच बीच में रास्ता दे करके समान दूरी पर रास्ता दे करके मकान बनवाते हैं, उसी तरह से यह है कि प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर इससे छोटे छोटे रास्ते निकले हुए हैं। यह जो है मेन मार्ग है, यह मोटा है मेन मार्ग आपका। यहाँ थोड़ा मोटा पतला हो रहा है, लेकिन आप इसको समान समझिएगा। यह मुख्य मार्ग है। इसी तरह से ऐसे भी बनाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे रास्ते हैं जो प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर, इस प्रकार रोड्स का मेन रोड है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। अब इसमें छोटे छोटे रोड देखिए यहाँ बनाए जा चुके हैं, बनाए गए हैं। ऐसे यह रोड है, गली की तरफ जा रहा है।
स्ट्रीट की तरफ जा रहा है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ 5-5 रोड वहाँ दिखाने हैं। 200 मीटर की दूरी पर हमने दिखाया है। आप लोग ये बनाइएगा और यहाँ से 1 सेंटीमीटर और 5 जो ग्राफ की कॉपी है उसमें होता है, 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे चिन्ह बना दीजिएगा। फिर ये भी 1-1 सेंटीमीटर पे, ये भी 1-1 सेंटीमीटर का चिन्ह रहेगा। इसके बाद से हमको करना ये है कि यह 200 मीटर है, यह दूरी 200 मीटर है, ये भी दूरी 200 मीटर है। ये सब लिख दीजिएगा। S1, S2, S3, S4, S5। ये भी S1, R2, R3 या R4, R5 भी दे सकते थे। S1, S2, S3 क्योंकि स्ट्रीट का रूट है इसलिए हम S1, S2 नाम दिए हैं। आइए देखते हैं कि वह बिंदु कहाँ होगा। अभी बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 मीटर है। हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि किस क्रॉस, देखिए जहाँ जहाँ ये काट रहा है, जहाँ जहाँ काट रहा है, ये सब चौराहे हैं। जहाँ जहाँ रोड काटेगा, चौराहे का अर्थ ही होता है जहाँ 4 राह मिली हो, 4 रास्ते जहाँ मिलते हो उसी को हम चौराहा कहते हैं। देखिए यह रास्ता इधर से, यह रास्ता इधर से, यहाँ पर आकर के 4 रास्ते मिल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी 4 रास्ते। इस तरह से जहाँ जहाँ ये काट रहा है सभी चौराहे हुए। चौराहों की संख्या कितनी है तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5, इसमें 5, 25 एक तरफ, 25 एक तरफ, 50 50 100। केवल इन चौराहों की हो गए। इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके 5 वो भी है। यदि उसको ले लिया जाए तो 5 को 20 और हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन उसको नहीं छोड़ रहे हैं। चौराहों की संख्या नहीं देनी है, चौराहे कहाँ बनेंगे यह दिखाना है। ये सब चौराहे हैं, ये सब जहाँ काटेगा ये सब चौराहे हो जाएंगे। लेकिन 3 4 और 4 3 पॉइंट कहाँ होंगे इसको लोकेट करना है, उसको निर्देशित करना है, दिखाना है। अब यहाँ जो होगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। लेकिन जैसे ऊपर बढ़ेंगे इधर या 1 1 2 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 3 1, इस तरह से होता है। वाई अक्ष पे यहाँ से जाएंगे 0 0 होगा, मूल बिंदु होगा यह बिंदु। ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1, यानी वाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। इसके पहले भी बताया गया होगा, बताया जाएगा, बताया गया था। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ उसको नहीं लेना है, हमको लोकेट करना है कि 4 3 कहाँ होगा। तो एक्स में 4 आइए, 1 2 3 4 या, और 3 यानी 1 2 3, यहाँ दोनों का कटान बिंदु होगा, ये होगा 4 3, यह बिंदु होगा। इसका नाम दे देते हैं ये 4 3 बिंदु होगा। 3 4 3 कितने होंगे ये बताना है। कितने क्या होंगे, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है एक्स का, इधर वाई का पॉजिटिव इधर वाई का निगेटिव है, तो एक ही बिंदु होगा इस पे 4 3, एक ही चतुर्थांश में होगा 4 3, किसी और ने चतुर्थांश में, किसी और ने क्वाड्रेंट में नहीं होगा। इसके बाद आते हैं 3 4 कहाँ होगा। 3 आइए देखिए, वह यहाँ से 0 है, 1 2 3, ये 3 रहा, 1 2 3 4, यानी इन दोनों का कटान यहाँ होगा, ये होगा आपका 3 4, ये बिंदु होगा बी। यानी हमारा 2 बिंदु मिल गया, ए 4 3, बी 3 4। इस प्रकार केवल एक ही बिंदु मिलेगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ।